हाय डियर, दिस इज सिद्धराज एंड यू वाचिंग सिद्धराज रीडर्स। गाइस, आज से स्टार्ट होने वाला है हम लोगों का जीके यानी जनरल नॉलेज का सीरीज, जिसमें हम लोग एक वीडियो में कम से कम 20 या 25 क्वेश्चंस को लेंगे और हर एक ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन के साथ होगा, जिससे हमारा नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चन कोई भी स्लाइड बना के बस बनाते रहे, नहीं। और हर एक ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन ऐसे देंगे कि हर एक क्वेश्चन में देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन रहेगा उसमें 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन भी बन जाएगा, ऐसा आंसर होगा उसका। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे अगर आप लोगों को, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ा इससे क्या होता है ना कि मोटिवेशन मिलता है, फिर वीडियो बनाने का अपना मन भी करता है कि चलो यार, लाइक लोग इसको पसंद कर रहे हैं तो कम से कम क्या किया जाए, वीडियो बनाया जाए। और इसके लिए कंटेंट को बनाना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं जब अगर ऐसे आप लोगों के मोटिवेशंस मिलते रहते हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं और अपना पहला क्वेश्चन को देखते हैं। गाइस, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ इसमें कि वंदे मातरम एक पत्रिका है और इसके संपादक कौन है। आपके ऑप्शंस देखिए, अरविंद घोष, बीजी तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी और लाला लाजपत राय। ठीक है। सही आंसर आप लोग करें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम इसको नहीं लूँगा मैं, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड जो भी हो। तो चलिए चलते हैं और हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर। गाइस, सही आंसर इसका देखिए यहाँ पे अरविंद घोष इसका सही आंसर है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अरविंद घोष। ठीक है। कैसे यहाँ पे लिखा वंदे मातरम पत्रिका है, ठीक है ना, तो इसका अरविंद घोष है। अगर बात करें अरविंद घोष में और क्या क्या पत्रिकाओं को संपादन किया है, तो ये देखिए सावित्री है, फिर उसके बाद युगांतर है और कर्मयोगी है। ये 3 पत्रिकाओं उन्होंने क्या है लिखा हुआ है एक्स्ट्रा। ठीक है। अब देखिए बीजी तिलक ऑप्शन में था, तो इन्होंने क्या किया, एक मराठा लिखा और केसरी लिखा है। ठीक है। मराठा और केसरी, इसमें खासियत ये है कि ये मराठा जो है अंग्रेजी में है और जो केसरी है ये मराठी में है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं आप लोग उल्टा मत याद रखिए कि मराठा जो था, आता है क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए कि मराठा जो बीजी तिलक की पत्रिका थी वो कौन से लैंग्वेज में थी, तो वो अंग्रेजी में थी। ऐसा नहीं कि मराठा है तो मराठी में थी, नहीं नहीं, इसका उल्टा है, आप लोग दिमाग में ऐसे रखिएगा। मराठा जो थी वो अंग्रेजी में और जो केसरी थी वो मराठी में। ठीक है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं, तो आप लोग जानते भी हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का एक वर्ड यहाँ पे आनंद मठ। ठीक है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, और उसके बाद देवी चौधरानी भी इन्होंने ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कि लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या लिखा है, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। तो गाइस आपने देखा एक क्वेश्चन से कितने आप लोग को याद करने की सिर्फ ज़रूरत है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन के रहेंगे आंसर। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा देखिए यहाँ पे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई, यानी कि कौन सा उद्योग चालू हुआ तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। पहला है हमारा सूती कपड़ा, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है लौह अयस्क और चौथा है हीरा। ठीक है। सही आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। सही आंसर गाइज हमारे यहाँ पे है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब इसमें जो ऑप्शन है गाइज वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं नहीं। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे, दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ है। आप जितना भी VVI लगा लें उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पे, जो ऑप्शन है आपके चार्ल्स मेटकाप, एलिन बरो, एमहर्स्ट और मेयो, इसमें से आप लोग बताइए और हम लोग आंसर चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर इसका, यहाँ पे दास प्रथा का अंत जो है एलिन बरो के टाइम पे हुआ था। दास प्रथा का अंत और रविवार की छुट्टी, ये दोनों गाइस आप लोग को बता दूं 1943 से चालू हुआ। ठीक है। रविवार की छुट्टी 1943 से चालू हुई है और दास प्रथा का जो अंत है ना, ये भी 1943 में ही हुआ है। और ये कौन से एक्ट के तहत तो क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा 1935 का एक्ट था, उसी के तहत दास प्रथा का अंत हुआ। और कहेगा कि कब हुआ, तो 1943 में, याद रहेगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ल्स मेटकाफ है, इसका सेशन देख लेते हैं 1835 से 36 तक रहा चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है। फिर मैकफर्सन जो है 1785 से 86 और एल्गिन जो है 1862 से 63। गाइस मैंने इसको इसलिए अलग लिखा हुआ है कि आप याद रखिएगा कि इसका जो कार्यकाल है, ये तीनों जो है मेटकाफ, मैकफर्सन और एल्गिन, इनके जो कार्यकाल हैं सिर्फ 1-1 साल के रहे हैं। ठीक है। और एल्गिन एल्गिन जो है, इसमें एक इम्पोर्टेंस ये रहा है कि इसमें वहाबी आंदोलन हुआ था। एल्गिन जो था 62 से लेकर 63, इसमें वहाबी आंदोलन, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। वहाबी आंदोलन जो था एल्गिन के ही शासनकाल में हुआ था। और इसको क्या किया गया, धर्मशाला में ही इसकी मृत्यु हुई थी, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना जगह, जो हिल स्टेशन है धर्मशाला, वहीं पे इस एल्गिन की मृत्यु हो गई थी। तो आप देख सकते हैं ना इस क्वेश्चन से कितना हम लोगों को और क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है। एमहर्स्ट की बात करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में BSSC का एग्जाम हुआ था अभी, इसी में पूछा था ये कि फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार जो है ये कब हुआ था। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार जो 1823 से 28 तक इसका कार्यकाल रहा, और उसी में 24 से लेकर 26 तक जो है
फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार तो एमहर्स्ट के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और ये वार ख़त्म किसे हुआ था? यानडूब की संधि से ख़त्म हो गया। अब कहेगा यानडूब की संधि हुई कब थी? तो ये 1926 में, जब लास्ट में 26 तक कोई चीज़ चलेगा तो उसी टाइम में संधि होगी। तो 26 में क्या हुआ? यानडूब की संधि हो गई, ठीक है। अब देखिए मेयो, इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेयो जो था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जनगणना कराया था। क्या कराया था? सबसे पहले जनगणना इसने कराया था 1872 में, मेयो के टाइम पे जनगणना हुआ था। अब मेयो कॉलेज की स्थापना भी थी तो ये 1872 में ही करवाया था, ठीक है। कृषि विभाग ये भी 1872 में ही करवाया था। और इस मेयो को अली अफरीदी ने क्या कर दिया? चाकू मार के हत्या कर दी थी। कहाँ? अंडमान निकोबार में, याद रहेगा इसको, अंडमान निकोबार में मेयो को अली अफरीदी, ये अफ़गान शासक था, इसने क्या किया था? इसको मार के मेयो की हत्या कर दी थी। अब देखिए यहाँ से बहुत आप लोग को 4-5 क्वेश्चन मेयो से मिल गए, सिर्फ यानडूब की संधि एमहर्स्ट वाले से मिल गया, एलन बरो से आप लोग को 3-4 मिले, मैं और इन लोगों का एक एक जो कार्यकाल है 1-1 साल का, इससे कुछ क्वेश्चंस मिले हमको। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर पूरा वीडियो को देखते हैं और इसको याद भी करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आगामी एग्जाम में हम लोगों के दरोगा का भी आने वाला है ना, दरोगा का आने वाला है, और बहुत सारे एग्जाम जो भी हैं, स्टेट लेवल के हों या फिर सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये तो हमेशा से आता ही रहा है और आता ही रहेगा। तो हम लोग को चाहिए कि ये बेसिक चीज़ें जो हम लोग को याद रहे, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा यह है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ठीक है, जय हिंद का नारा आप लोगों के पास ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, विनोबा भावे, ठीक है। चलिए चलते हम लोग और आंसर देखते हैं यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक ये भी है कि दिल्ली चलो का भी नारा इसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। भगत सिंह तो इनकलाब जिंदाबाद इसका नारा दिए थे, ठीक है। और मंगल पांडे अगर ये ऑप्शन था तो मंगल पांडे नारा तो नहीं, लेकिन इसमें हम लोग कुछ अगर जीके ऐड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 29 मार्च को माना किया, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को ऑलरेडी लिख दो ताकि फिर मेरे को लिखना ना पड़े, ठीक है ना। तो मैं इसको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि 29 मार्च को इन्होंने क्या किया था, वो जो कारतूस होता है ना तो उसको खींचना होता है और खींच के बाद फेंकना होता है उसमें, तो उसमें जो खींचने के वहाँ पे क्या था बोले थे कि गाय की चर्बी यहाँ पे लगाते हैं लोग, तो इससे वो पंडित थे एक्चुअली, तो क्या कहते थे उसको न खींचने से मना करते कि हम इसको नहीं खींचेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता था गाय की चर्बी लगाई होती थी। तो 29 मार्च को उसका क्या किया उन्होंने? विरोध किया। और ये कब की घटना है? 1857 की घटना है, ठीक है, 1857 की घटना है। तो 29 मार्च को इन्होंने विरोध किया, मार्च को विरोध किया, अंग्रेजों ने पकड़ के 8 अप्रैल को इनको क्या कर दिया? फांसी दे दिया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वो कौन से, ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNI का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो कौन से नेटिव इन्फेंट्री के थे? तो 34वें थे, 34वां नेटिव इन्फेंट्री से इनका क्या था? संबंध था। आता है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? तो 8 अप्रैल को, ये शॉर्ट डेट याद रखिएगा, शॉर्ट डेट आता है। और 1857 तो सब लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति। अब देखिए विनोबा भावे क्या है? विनोबा भावे ये संबंधित हैं भूदान यज्ञ से। भूदान यज्ञ सबसे पहले विनोबा भावे ने ही करवाया था। और पहला रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार मिला था, जिसको ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको बोलते हैं हम, रमन मैग्सेसे को। और ये सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति हम लोग के थे भारतीय विनोबा भावे, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं कि इस स्लाइड में हम लोगों को कितना क्वेश्चन मिला। ऐसे ही हर एक स्लाइड में क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आप लोगों को, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है? कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में है? पहला ऑप्शन है आपका रंगपुर, दूसरा है रोपड़, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगन। चलिए चलते हम लोग और आंसर देखते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए आंसर इसका क्या है? लोथल है। लोथल बेसिकली कहाँ पड़ता है? वो गुजरात में तो लोथल पड़ता ही, लेकिन अहमदाबाद जिला में है। किस जिला में? अहमदाबाद जिला में। और लोथल है क्या? तो लोथल एक बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता जो थी उसमें कई शहर ऐसे थे जिसमें कुछ ना कुछ खासियत रही थी, ठीक है। जैसे रंगपुर में ही देख लीजिए आप लोग, रंगपुर में जो चावल का साक्ष्य मिला है वो रंगपुर से मिला है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के ये जो रोपण स्थल है ये कौन सी जगह था? तो ये पंजाब में पड़ता है, ठीक है, रोपण पंजाब में। अब कालीबंगन, कालीबंगन से क्या मिला था गाइज? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगन से ही मिला हुआ है। और अग्नि पूजा का साक्ष्य ये भी कालीबंगन से मिला हुआ है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी इसको लिख दिया हूँ ताकि मेरे को लिखना ना पड़े, और जो पॉइंट पहले से आप लोगों को बताना चाहिए वो मैं उसको चुन चुन के अपने तरफ से लिखा हूँ, ताकि जब वीडियो बने तो आप लोग डायरेक्टली सिर्फ देखते जाएँ, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो गया। और मैंने कोशिश किया है जहाँ तक इसको, इस सीरीज़ को चलाते रहें, जितना चलेगा इसको चलाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप लोग मोटिवेशन के तौर पे मेरे को आप इसको लाइक शेयर करिएगा तो और अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पर है, पावर एल्कोहल तब बनता है जब उसमें मिलाया जाता है। यानी पावर एल्कोहल बनाना है तो उसमें क्या मिला, यानी कि एल्कोहल में क्या मिला देंगे तो वो पावर एल्कोहल हो जाएगा।
पानी मिलाएंगे, केरोसिन मिलाएंगे, पेट्रोल मिलाएंगे या फिर सोडा मिलाएंगे। चलिए चलते हैं और हम लोग सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या है गाइस? यहाँ पे देखिए सही आंसर हमारा क्या है? पेट्रोल है। पावर एल्कोहल में अगर बनाना है हमको तो क्या करेंगे, एल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल मिला देंगे तो पावर एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दम्मा जो होता है वो किससे होता है? ठीक है, बेसिकली जब आदमी को दम्मा हो जाता है तो क्वेश्चन ये भी कहता है कि कौन सा अंग जो होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, दम्मा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, जिसको कह सकते हैं कि श्वास नली। ठीक है, श्वास नली से ही और श्वास नली प्रभावित होती है और इसके साथ साथ क्या, फेफड़ा, क्या होता है, फेफड़ा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जब क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करेंगे तो करेंगे। इसमें पहले ये लिखा हुआ है कि दम्मा किससे होता है। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। विषाणु से, कवक से, जीवाणु से या फिर प्रोटोजोआ से। ठीक है, सही आंसर चलिए देखते हैं। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे सही आंसर हमारा कवक से। कवक से क्या होता है, दम्मा कवक से ही होता है। और आता क्वेश्चन कि किस कवक से दम्मा होता है, तो ये रहा आपका आंसर, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से हमारा क्या होता है, दम्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पौधे का जनन अंग क्या होता है? ठीक है, पौधे का जनन अंग क्या होता है, पत्ती, तना, फूल या फिर फल? ठीक है, सही आंसर देखते हैं हम लोग। सही आंसर गाइस हमारा फूल है। पौधे का जो जनन अंग होता है वो क्या होता है, फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से निष्कर्षण, निम्नलिखित में से किसका जो निष्कर्षण होता है वो विद्युत अपघटन द्वारा होता है? विद्युत अपघटन से जो निष्कर्षण होता है किसका होता है, जिंक का या फिर लोहा का या फिर कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का? सही आंसर हम लोग देखते हैं गाइस। सही आंसर हमारा यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो विद्युत अपघटन से होता है। बाकी ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे के से यानी पोटेशियम, सी ए से कैल्शियम, एन ए बोले तो सोडियम और एम जी बोले तो मैग्नीशियम, इनका भी निष्कर्षण जो होता है वो क्या होता है, विद्युत अपघटन से ही होता है। ठीक है, और बाकी तो आपके ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वेंकट रमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला था? आपके ऑप्शंस हैं भौतिकी में, रसायन में, शांति में और साहित्य में। हमारे 9 इंडियंस ऐसे हैं जिनको क्या मिला है, अभी तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, तो उसमें से किसको जो है, जो वेंकट रमन हैं, इनको कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है? चलिए सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सही आंसर हमारा रसायन के क्षेत्र में। और क्वेश्चन आता भी है, वेंकट रमन रामकृष्णन को कब मिला था? रसायन के क्षेत्र में अगर नहीं आएगा तो ये आएगा कि कब मिला था। तो आप लोग नोबेल प्राइज़ वाले जितने भी हैं उनका क्षेत्र याद रखिएगा, किस क्षेत्र में मिला था उनको और कब मिला था, क्योंकि 9-10 ही हैं तो हम लोग याद रखेंगे तो कहीं ना किसी न किसी एग्ज़ाम में क्या होता है वो मैच कर ही जाता है, कहीं ना कहीं लड़ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन से देखते हैं, जैसे भौतिकी के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, एक सी वी रमन को मिला और एक एस चंद्रशेखर को मिला है। सी वी रमन को जो मिला है वो 1930 में मिला है और एस चंद्रशेखर को 1989 में मिला है। ठीक है, शांति के लिए नोबेल प्राइज़ ये मदर टेरेसा को और कैलाश सत्यार्थी को, ये मदर टेरेसा को 1979 में मिला था टेरेसा को, और कैलाश सत्यार्थी जो 2014 में इनको जो मिला हुआ है, इनके साथ एक पाकिस्तान की आता भी है सबसे कम उम्र की किसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, आदमी या औरत दोनों में से कोई को मिला के देगा तो वो एक्चुअली वो हैं मलाला यूसुफजई। मलाला, ठीक है, मलाला यूसुफजई। ठीक, वो पाकिस्तान की वो लड़की है ना, तो उनको और कैलाश सत्यार्थी दोनों को एक ही साथ 2014 में क्या मिला था, शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। बेसिकली कैलाश सत्यार्थी क्या थे, ये बच्चों पे ज़्यादा काम करते हैं। वैसे बच्चे जो वंचित रह जाते हैं पढ़ाई लिखाई से, बाल मजदूरी जो लोग कहीं करवाते हैं उनसे, तो उनको क्या कहते हैं, अडॉप्ट करते हैं और अपने यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह में उनको क्या कहते हैं, किसी तरह से दाखिला दिलाते और उनको पढ़ाई करवाते हैं। ठीक है, तो ये कैलाश सत्यार्थी के इसी काम को क्या किया गया, सराहा गया और नोबेल प्राइज़ मिला उनको। ठीक, अब आते हैं साहित्य के लिए। तो साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि पहला नोबेल प्राइज़ था इंडिया का पहला नोबेल प्राइज़ था, 1913 में मिला था इनको। क्यों मिला था भैया, क्योंकि ये जो गीतांजलि इनकी जो किताब थी, तो उसमें ये वायबी ईट्स जो थे उसका अंग्रेजी में अनुवाद किए थे, तो लोगों को समझ में आया कि नहीं ये किताब क्या है, जेन्युइन है, असली है, या फिर इसमें कुछ है, तो इसकी वजह से उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और बाकी 2-3 हैं, इनको देख लेते हैं कि किसको और कहाँ मिला हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, चिकित्सा में भी नोबेल प्राइज़ मिला है, किसको मिला है, हरगोविंद खुराना को। कब मिला है, 1968 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, और साहित्य के क्षेत्र में वी.एस. नायपाल को। आप लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर को देखा ना अभी, तो साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या 2-2 पुरस्कार आए हैं। एक वी.एस. नायपाल को भी मिला हुआ है जो 2001 में मिला था। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट है गाइस, यहाँ पे देख लीजिएगा, 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना क्या हो गया, बंद हो गया। एक्चुअली 1974 से पहले जो मरणोपरांत यानी कि पॉस्थुमस जो था
वो दिया जाता था नोबेल प्राइज़, लेकिन 74 के बाद बंद हो गया। सिर्फ 2 ही लोगों को अभी तक मरणोपरांत मिला हुआ है। 2 लोगों के बाद क्या हो गया, इसको क्या कि बंद कर दिया जाए नोबेल प्राइज़, अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका नोबेल प्राइज़ वाला जितना भी पॉइंट है आपका एकदम कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है, किसके युग को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। आपके ऑप्शंस देखिए, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां और औरंगजेब को। ठीक है, सही आंसर इसका देखते हैं गाइस हम लोग। ये रहा हमारा सही आंसर। अकबर के ज़माने को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, अकबर ने एक और विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम है अनुवाद विभाग। तो क्वेश्चन अलग से बनता है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसके ज़माने में हुई थी या कौन कराया था, कौन ऐसा मुगल शासक था, तो वो था अकबर। ठीक है, अब जहांगीर के ज़माने में क्या हुआ था, ये चित्रकला का स्वर्णकाल इनको कहा जाता है, इसके ज़माने को, क्योंकि इनके ज़माने में जो चित्रकला थी वो चरमोत्कर्ष पे पहुँची हुई थी। ठीक है, बहुत सराहा था चित्रकारियों को इन्होंने। ठीक, अब आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ ये स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिए मुगल में ये तीनों है ना, इनमें डिफ्रेंसिएशन देखिएगा। अकबर के ज़माने को क्या कहा गया है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। जहांगीर के ज़माने को चित्रकला का स्वर्णकाल और शाहजहाँ के ज़माने को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया। तो इसमें जो डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। ठीक है, अब देखिए औरंगजेब के बारे में कुछ क्या है, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते रहेंगे। ठीक, ये लिखा हुआ है कि नवरोज़ त्यौहार को इन्होंने क्या कर दिया था, बंद करवा दिया था। नवरोज़ त्यौहार बेसिकली अगर कहा जाए कि किसने चालू किया था, तो वो कौन था, वो बलबन था, है ना। उसके बाद आता है यहाँ पे तुलादान व्यवस्था और झरोखा दर्शन, इस सब को क्या किया था, औरंगज़ेब बंद करवा दिया था। तुलादान व्यवस्था गाइज वो चीज़ होती थी कि जब राजा अपने एनिवर्सरी पे क्या होता था, एनिवर्सरी में राजा एक ऐसे करके वो बैलेंस होता था, यानी कि तराजू, और एक साइड पे राजा बैठता था और एक साइड पे क्या होता, सोना हीरा जवाहरात जो भी वो चीज़ें होती थी वो तौला जाता था। और तौलने के बाद राजा के जितना किलो का होता था उतने के बराबर वो तौल के और जनता में लोग क्या कर देते थे, बांट देते थे। ठीक है, तो वो तुलादान व्यवस्था को भी औरंगज़ेब ने क्या कर दिया, खत्म करवा दिया। फिर झरोखा दर्शन की बात आती है, तो जैसे आज के ज़माने में आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने बंगलों पे क्या होते हैं, रहते हैं, तो उसके जो फैन से जाते हैं मिलने, तो अपने बंगलों पर से ही क्या करते हैं, ऐसे हेलो हाय करते रहते, तो वही झरोखा दर्शन था ये सब। और ये अकबर के ज़माने में चालू हुआ था और इसको क्या किया था, इन्होंने बंद करवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गिरिया का युद्ध कब हुआ था गाइस। आपके ऑप्शंस हैं 1761, 1764, 1740 और 1757। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो एग्जाम में आए होंगे, ताकि हम लोग को पैटर्न का पता चलेगा। अब की बार हम लोग क्या करने वाले हैं, दरोगा को पार करने वाले। ठीक है, चलिए हम चलते हैं और सही आंसर देखते हैं। ये रहा हमारा सही आंसर, 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें अलीवर्दी खां क्या हो गया था, जीत गया था, और सरफराज हार गया था। ये सब दोनों क्या थे, ये बंगाल के सब शासक थे। ये कहाँ के शासक थे, सब बंगाल के शासक थे। ठीक है, अब देखिए बाकी ऑप्शन जो 1761 है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी तीनों लड़ाई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गाइस। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। ठीक है, किसके किसके बीच में हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, और दूसरी लड़ाई जो पानीपत की तो 1556 में हुई थी, वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर जीत गया था। ठीक है, और तीसरी लड़ाई जो हुई थी पानीपत की, वो मराठा और अफगानों के बीच में हुई थी, वो 1761 में हुई थी। ठीक, अब बताए 1764 में क्या हुआ था, तो ये एक्चुअली बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ जो थी तीन सेनाएं थी, यानी मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की और बहादुर शाह जफ़र की। मीर कासिम, आपको बता दें कि ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला और बहादुर शाह जफ़र, ये दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र थे। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र कहाँ से थे, दिल्ली से। शुजाउद्दौला की बात करें तो ये अवध के नवाब थे, शुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे। और मीर कासिम की बात करें तो ये मुंगेर से थे। क्या थे, मुंगेर से। तो मुंगेर से मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध से और बहादुर शाह जफ़र दिल्ली से। और तीनों ने क्या किया था, गठबंधन करके अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने की कोशिश की थी। फिर भी इस युद्ध में उन्होंने वो क्या हुई, हार गए वो लोग, अंग्रेज़ क्या हुए, विजयी हुए। अब आता है 1757 की क्रांति। ये क्या हुई थी, 1757 की जो लड़ाई थी ये प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध, जो वो सिराजुद्दौला था और अंग्रेज़ थे। क्या था, सिराजुद्दौला, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सिराजुद्दौला और अंग्रेज। इसमें सिराजुद्दौला क्या हो गया था, हार गया था 1757 की क्रांति में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में कितना हम लोग को क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में गया था। इस पर भी जितना जितना VVI लगा लें, क्योंकि ये जितने भी कांग्रेस के सेशन हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, जो 1888 दिया हुआ है, और बाकी जो तीनों कलकत्ता ही है, लेकिन सन इसका एक का 1896 है, दूसरा 1911 और तीसरा 1906 है। ठीक है, इसमें से
पहली बार वंदे मातरम, क्या लिखा है, पहली बार वंदे मातरम जो है वो कौन से कांग्रेस सेशन में गाया गया था। चलिए गाइस सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा सही आंसर। देखिए कलकत्ता में तो गाया ही गया था, लेकिन 1896 में ही गाया गया था। और ये रहीमतुल्लाह सयानी लिखा मैंने, यानी इसकी अध्यक्षता की थी। वो क्या थे, उसको प्रेसाइड किया था। प्रेसाइड बोले तो अध्यक्षता, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं आप लोग, अध्यक्षता, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। अब ये जो है क्वेश्चन इलाहाबाद, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जॉर्ज यूल आता है क्वेश्चन की जो कांग्रेस का सेशन हुआ था तो उसमें पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो थे जॉर्ज यूल थे, जो कि 1888 में ये इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कलकत्ता का 1911 वाला जो अधिवेशन है, इसमें 20 नारायण धर थे, वो अध्यक्षता किए थे, और उस टाइम पे जनगण मन गाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जनगण मन जो है कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता 1911, ठीक है। उल्टा अगर पूछ देगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो 20 नारायण धर ने। फिर उसके बाद कलकत्ता 1906, ये क्या है, तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुगल काल में लगान निर्धारित करने वाले को क्या कहते थे। आइए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन हमारा आमिल, दूसरा है कोतवाल, तीसरा है सूबेदार, और चौथा है दीवान। सही आंसर चलिए हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर गाइज हमारा है आमिल। क्या कहते थे उसको, आमिल कहते थे, जो लगान को क्या करता था, निर्धारित करता था। और बाकी जैसे कोतवाल है, तो कोतवाल क्या करता था, वो नगर का प्रधान होता था। सूबेदार क्या होता था, वो तो शांति स्थापित करने वाला होता था। और दीवान जो था वो राजस्व का प्रधान होता था, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें 4 क्वेश्चन मिले ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे। समाजवाद के प्रवर्तक गाइस यहाँ पे आपके ऑप्शन है बाबा आमटे, नरेंद्र देव, विनोबा भावे, गैरीबाल्डी, ठीक है। सही आंसर हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा सही आंसर, नरेंद्र देव। क्या है, नरेंद्र देव समाजवाद के क्या थे, प्रवर्तक थे, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन विनोबा भावे के बारे में हमने पढ़ा है, गैरीबाल्डी का एक क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद हो सके आए, नहीं तो आने वाला वीडियो उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साथिया कला किस राज्य से संबंधित है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, साथिया जो कला है वो किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन महाराष्ट्र है, बिहार है, राजस्थान है, और गुजरात है। सही आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर गाइस यहाँ पे इसका गुजरात, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है उसमें देख लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये कला है, कौन सी कला है, तो रंगोली कला है। कौन सी कला है, रंगोली। बिहार में 2 कला है, जैसे अपहन और गोदाना। फिर देखते हैं यहाँ पे राजस्थान जो था, यहाँ पे मेहंदी और मांडड़ा, ये जो कला है ये राजस्थान से संबंधित है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसमें समझना कुछ है नहीं, कोई साइंस की टेक्नोलॉजी नहीं बता रहे हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सोना किससे साफ होता है। साइंस का क्वेश्चन आ गया, सोना किससे साफ होता है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपका सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है टार्टरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड, और चौथा है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग आंसर की, तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे गाइस हमारा सही आंसर है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक को लिख दीजिए यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड। अब ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका अगर फार्मूला की बात करें तो H2SO4, ये क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं इसको, ठीक है। ये रहा हमारा। अब बात करते हैं टार्टरिक एसिड की, तो टार्टरिक एसिड जो होता है इसका क्वेश्चन आता है, ये इमली में पाया जाता है गाइस। कहाँ पाया जाता है, इमली में। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये बेसिकली किस में पाया जाता है, टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कपड़ा में अगर जंग लग गया तो इसको छुड़ाने के लिए कौन सा एसिड का यूज करते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड का ही यूज करते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं कुछ साइट्रिक एसिड, आपने नाम सुना होगा, सिट्रिक या फिर साइट्रिक इसको कह सकते हैं। तो वो साइट्रिक एसिड जो होता है बेसिकली जितने खट्टे फल होते हैं गाइस, जितने खट्टे फल होते हैं उन सब में क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा यहाँ है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चालकता सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम की बात कर रहा है। ऑप्शन आपके देख लेते हैं, टंगस्टन है, चांदी है, तांबा है, फिर एल्यूमिनियम है। सही आंसर गाइस यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये रहा सही आंसर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो विद्युत चालकता है वो क्या है, सबसे कम है। मतलब एल्यूमिनियम से जो विद्युत जो होकर गुजरेगा वो बहुत कम गुजरेगा। टंगस्टन, चांदी और तांबा में अगर बात करें तो ये चांदी है, विद्युत चालकता का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है। सबसे बढ़िया स्रोत विद्युत चालकता का चांदी ही है। आई होप आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, रेक्टिफायर जो होता है ये किसको किस में बदलता है। ऑप्शन है आपके AC को DC में बदलता है, DC को AC में बदलता है। फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। सही आंसर गाइज यहाँ पे लिखा है AC को DC में चेंज करता है, मतलब ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ऑल्टरनेटिव करंट आप लोग समझते होंगे, जो पोल से आता है, जो बिजली वगैरह आती है हमारे घरों में जलती है, वो क्या होता है, वो AC होता है। और जैसे बैटरी वगैरह है, इसमें से हम लोग
एक दो बल्ब वगैरह जला लेते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं छोटे मोटे बैटरियों से, तो वो डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी देता है। ठीक है, अब डीसी को एसी में ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये कौन सा ऐसा यंत्र होता है? तो वो होता है गाइस विद्युत मोटर होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा विद्युत मोटर, बहुत आता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और कन्फ्यूजन हो जाती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा विद्युत मोटर। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का मतलब कि बिजली पैदा कर दे। विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का मतलब क्या कि अब बिजली पैदा हो गई, और बिजली पैदा बेसिकली होती किससे? जनरेटर से। शादी वगैरह में देखा होगा आपने, लाइट तो होती नहीं, लाइट तो होते हुए भी उस पर भरोसा है कब कट जाएगी, तो इसलिए क्या कहता है आदमी, जनरेटर का व्यवस्था किया होता है। तो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जब विद्युत ऊर्जा में बदलने का मतलब कि बिजली आ गई, और बिजली आ गई तो हर तरफ चारों तरफ क्या होता है, ट्यूबलाइट वगैरह जलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस खेल के परिसर को रिंग कहा जाता है? गाइज याद रखिए, एक रिंग है, एक रिंग भी होता है। ठीक है, रिंग भी होता है तो वो अलग होता है, और ये रिंग है यहाँ पर रिंग। आपके ऑप्शन है बाउल्स, आइस हॉकी, हॉकी और बाउलिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं और हम लोग आंसर देख लेते हैं। सही आंसर हमारा गाइस आइस हॉकी है। आइस हॉकी है, इसका जो परिसर होता है, कहेगा कोई कि आइस हॉकी कहाँ खेलता आदमी? मैदान में नहीं, कहाँ खेलता है आदमी? रिंक में खेलता है। कहाँ खेलता है? रिंक में। ठीक है, एक रूम जैसा होता है, उसी पे क्या करते लोग, उसी में खेलते हैं, लेकिन उस परिसर का एक अलग नाम दिया गया, रिंक दिया गया। हर जो रूम बना दिए, तो सभी रूम को हम लोग घर नहीं ना कहेंगे जी। रूम तो स्कूल में भी होता है, तो क्या उसको घर कहेंगे? उसको एक नाम दे दिया हमने कि ये स्कूल है। ठीक है, उसी तरह से हर चीज़ को खेलने का एक अपना अपना परिसर उसका नाम है। जैसे बाउल्स है, बाउल्स एक गेम होता है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। बाउल्स है ये, इसके जो परिसर को ग्रीन्स बोलते हैं। ठीक है, जो हॉकी है, हॉकी इसके परिसर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। फुटबॉल भी जो होता है, हम लोग कहाँ खेलते हैं गाइस? फुटबॉल वगैरह इसको भी हम लोग कहाँ खेलते हैं? मैदान में ही खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए बाउलिंग, बाउलिंग क्या है? इसके जो परिसर को हम लोग एली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है पुष्यमित शुंग, दूसरा है देवभूति, तीसरा है शिमुक और चौथा है वासुदेव। सही आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर गाइस हमारा यहाँ पे है शिमुक। शिमुक ने क्या किया था? सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी की बात करते हैं, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान, जो कि आज औरंगाबाद जिला जो महाराष्ट्र में पड़ता है ना, तो वहाँ पे है औरंगाबाद जिला में प्रतिष्ठान पड़ता है। ठीक है, सातवाहन राजवंश में थोड़ी सी अगर खासियत अगर देखें, तो ये जो था मात्र सत्तात्मक तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी राजा हुए, सभी राजाओं ने अपने सरनेम में क्या किया? माता का नाम लगा के। ठीक है, शतकर्णी वगैरह ऐसे करके आप देखोगे ना, शतकर्णी वगैरह ऐसे, तो सातवाहनों के राजाओं के नाम के लास्ट में ये लगा रहता था। ठीक है, लेकिन अगर बात आती कि सत्ता पे, तो सत्ता सिर्फ और सिर्फ क्या कहते थे? पुरुष वर्ग के ही लोग सत्ता को क्या कहते थे? संभालते थे। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है सातवाहन राजवंश में। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि शुंग वंश की क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी। ठीक, और बात करते हैं अगर देवभूति की, तो देवभूति क्या था? ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अगर स्थापना की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ठीक है, और वासुदेव ये कण्व वंश का शासक था। तो कण्व वंश की स्थापना जो थी वो वासुदेव ने की थी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये स्लाइड का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को, मेजनी को, काउंट काबूर को और गिबर्टी को। सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। सही आंसर हमारा गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने कुछ और काम किया था। ये जो लाल कुर्ती का गठन था, इसको गैरीबाल्डी ने ही किया था। ठीक है, और मेजनी क्या था? ये यंग इटली की स्थापना किया था। काउंट काबू जो था वो इटली का एकीकरण में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और गिबर्टी जो था वो कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, इस तरह से चार आपके क्वेश्चंस याद हुए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, औरंगजेब क्या बजाता था? गाइस औरंगजेब जो था, ये बेसिकली आपके ऑप्शन बीड़ा, तबला, नक्कारा और सितार है। औरंगजेब की अगर बात करते हैं, तो जैसे आप लोगों ने पीछे देखा कि वो तुलादान, झरोखा, ये सब सिस्टम बंद कर दिया था, नाच गाना ये सब बंद कर दिया था, लेकिन बजाने में आता है कि वो बजाता क्या था? वो भी शौकीन था संगीत का, कुछ बजा रहा होगा। सही आंसर देखते हैं हम लोग। गाइस सही आंसर यहाँ पे है बीड़ा। ठीक है, बीड़ा। और ये तबला, तबला तो जो भी हो, नक्कारा, यहाँ पे देखिए नक्कारा, ये आता क्वेश्चन, नक्कारा या फिर इसको नगाड़ा भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नगाड़ा। ठीक है, जो कि कौन बजाता था? अकबर बजाता था। तो इसका अलग से क्वेश्चन आता है कि अकबर क्या बजाता था? वो नगाड़ा बजाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? आपके गाइस ऑप्शन है एलन संडेजा, थॉमस गोल्ड, एलन गुथ और जॉर्ज लेमेंटियर। चलिए चलते हैं और हम लोग सही आंसर देखते हैं। सही आंसर गाइस हमारे यहाँ पे है जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर जो था वो बिग बैंग थ्योरी दिए थे। उसके बाद क्या हुआ था? बाद में इस थियरी की जो व्याख्या की थी, किसने किया था? रॉबर्ट वेगनर। रॉबर्ट
वेगेनोर, वराबट, वेगेनोर, रॉबर्ट वेगेनोर, ठीक है। बाकी जो एलन संडेजा थे ये दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और थॉमस गोल्ड जो थे ये साम्यावस्था की संकल्पना, और एलन गुथ जो थे ये स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काला हाथ कहाँ की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक है। आपके ऑप्शन है सर्बिया, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। सही आंसर गाइज यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सर्बिया की काला हाथ जो थी वो कहाँ की थी, सर्बिया की ये गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म लगान, ये देखिए यहाँ पे लगान एक फिल्म थी ना आमिर खान की मूवी आई थी लगान, जिसमें वो मैच खेलता है। ये ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, मिला तो नहीं था ऑस्कर, लेकिन नॉमिनेट हुई थी, ठीक है। तो आता है कि कब ये नॉमिनेट हुई थी, 2001 में, 2005 में, 2006 में, 2004 में, ठीक है। सही आंसर देखते हैं हम लोग। ये रहा सही आंसर, 2001 में लगान को नॉमिनेट किया गया था। एक पहली पिक्चर थी इंडियन, वो 2005 में नॉमिनेट हुई थी। रंग दे बसंती ये 2006 में नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर में। और एक श्वास है ये पिक्चर 2004 में ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कटहल, कटहल का खाने योग्य भाग उसको क्या कहते हैं। तो कटहल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, जिसका सही आंसर क्या देंगे, इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे है परिदलपुंज। बाकी जो है फल, भित्ति व बीजांडसन, इसका हम लोग क्या कहते हैं, अमरूद, अंगूर और टमाटर। इसके जो खाने योग्य भाग हैं वो क्या हैं, फल, भित्ति व बीजांडसन। चना और मूंगफली में हम लोग क्या खाते हैं, तो बीज, पत्र व भ्रूण खाते हैं। और शहतूत में हम लोग क्या खाते हैं, रसीले परिदल पुंज खाते हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला इस वीडियो में खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।